अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। ये जो लेक्चर है ये बेसिकली अभी जो हम रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं ये आगा खान यूनिवर्सिटी का पास्ट पेपर सोल्यूशन हम करने के लिए जा रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर का सोल्यूशन था 2021 का आगा खान बोर्ड का एग्जामिनेशन जो अभी रिसेंटली हुआ था, जिसमें आपके पास थ्योरी और एटीपी के सेपरेटली क्वेश्चंस दिए गए थे। तो उनको हम अलहदा से देखेंगे इसके अंदर। तो इसको हम देख लेते हैं, ज़रा इसको जज करने देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहे हैं इफ 1.6 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम। ये कह रहे हैं कि इतने सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम इतने सेंटीमीटर क्यूब है, देन द वॉल्यूम ऑफ 21 सच क्यूब्स, अगर ऐसे 21 क्यूब्स हो, जबकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे इसको आप राउंड ऑफ करके बताइए किसके बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 1.76, ये 3 सिग्निफिकेंट्स पे है पहले से ही, सेंटीमीटर क्यूब ये इसका वॉल्यूम है। तो अब ये बताइए अगर 21 हुए तो इसका मतलब क्या, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 21। तो जब आप 21 से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने इसको वो करना है। तो कैलकुलेटर देख लेते हैं ताकि इसको हम मल्टीप्लाई कर सकें। 1.76 मल्टीप्लाई बाय 21, देखिए आपके पास आंसर आता है 36.9, देखिए जी 96, ये आपके पास 36.96 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप ये देखें कि हमको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 3 सिग्निफिकेंस क्या होगी, 1 2 3। तो 6 को हमने राउंड ऑफ करना होगा, रिमूव करना होगा। जब आप 6 को रिमूव करेंगे तो ये 9 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यू विल गेट 37.0 सेंटीमीटर क्यूब। तो योर आंसर वुड बी 37.0। देखिए आप इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे तो 37.0 होगा, तो इसका आंसर 37.0 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द नंबर, जो नंबर दे रहे हैं 123.4 कैन ऑल्सो बी रिटर्न इन साइंटिफिक नोटेशन में। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ 123.4, 123.4 आपको दिया गया है, इंटू 10⁻⁻0 होता है। जब पॉइंट यहाँ से आएगा तो 10⁻1 और यहाँ से आएगा तो 10⁻2, तो 1.234 इंटू 10⁻2 साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट होगा। तो 1.234 इंटू 10⁻2, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, 1.234 इंटू 10⁻2, ये आपके पास। अच्छा, इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ये जो नंबर है दैट शुड बी लेस देन 10, ये नंबर लेस देन 10 होना चाहिए जो भी नंबर आपको दिया गया है, और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। जबकि पावर के अंदर आपका पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आ सकती है, तो आपके पास आंसर इसका सी होगा। द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर मल्टीपल ऑफ 10⁻9, 10⁻9, 9 कहते हैं नैनो को, ये किसे कहलाएगा, नैनो। तो इसका मतलब क्या, 10⁻9 जो है वो नैनो कंसीडर किया जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, नैनो। इसी तरीके से एटो, पीटो, पीको और फेमटो भी होता है जिसके मुख्तलिफ है, लेकिन नैनो के लिए 9 यूज़ करते हैं। 3 हो गया। 4 देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द स्केलर क्वांटिटीज, इसमें से सारी स्केलर है, एक्सेप्ट का मतलब क्या है, कोई एक वेक्टर होगी, तो आपने वेक्टर ढूंढनी है यहाँ पर। अब आप ये बताइए, टाइम विदाउट डायरेक्शन चलता है तो ये स्केलर होगा। मैस अंडरस्टूड है कि स्केलर है क्योंकि मैस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस यानी कि ऐसा ऐसी लेंथ जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो, तो ये भी क्या होगी, स्केलर। जबकि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शनल होती है। तो डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि इसकी सर्टेन डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, लिहाजा आपके पास वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। अगला है, अ चाइल्ड ड्रॉप्स अ टेनिस बॉल, एक बच्चा है जो कि टेनिस बॉल को ड्रॉप कर रहा है फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट में से उसने इसको ड्रॉप किया।
यानी कि टेनिस बॉल है, इसको ड्रॉप किया गया कितनी हाइट पे से, अगर मैं इस डिस्टेंस को मेजर करता हूँ तो ये डिस्टेंस 10 मीटर निकलता है मेरे पास। सही है भाई। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यहाँ की वेलोसिटी आपने फाइंड आउट, तो इसको मैं फाइनल वेलोसिटी कह देता हूँ जो मुझे जब इसको ड्रॉप किया जाएगा तो इनिशियल इसकी क्या होगी, जीरो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चूंकि ड्रॉप हो रहा है लिहाजा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ये तीन चीज़ें आपको पता चल गई हैं, इनके रिलेटिवली आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए ये आपके पास हाइट है h, तो इसके थ्रू फॉर्मूला देखिए, वी आई पता है, वी एफ पता है, तो हमारे पास कौन सा बेस्ट फॉर्मूला हो सकता है, 2gh = VF² माइनस VI²। तो बताइए 2 × 10 होगा मल्टीप्लाई बाय h, हाइट भी कितनी है 10 है, =VF। फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है कि इनिशियल क्या है, जीरो है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, 2 × 10 = 20 और 20 × 10 आंसर आ जाएगा 200 VF²। तो जब आप VF फाइंड आउट करेंगे तो 200 का अंडर रूट ले लेंगे आप, तो रूट ऑफ 200 अगर आप निकालते हैं, यानी कि 200 का आप रूट ले लें, रूट ये रहा 14.14 आंसर आएगा। अब 14.14 आंसर आने का मतलब क्या है कि अप्रोक्सीमेट यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास आंसर आ रहा है 14 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास आंसर क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ स्टोन प्लेस्ड एट अ सर्टेन हाइट टेक्स 5 सेकेंड, अगर स्टोन को प्लेस्ड एट अ सर्ट किसी हाइट पे उसको प्लेस किया गया, टेक्स 5, वो 5 सेकंड लेता है टू रीच द ग्राउंड, जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है। यानी कि एक जगह पे स्टोन को प्लेस किया गया, जब इसको यहाँ से ड्रॉप किया गया तो ये ज़मीन को स्ट्राइक करने में इसने कितना टाइम लिया, t = 5 सेकेंड्स। अभी बताइए जब इसे गिराया गया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, अंडरस्टूड है कि 0 मीटर पर सेकेंड होगी, जी जो होगी वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे क्या कह रहे हैं, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कवर्ड बाय द, तो आपको इसकी डिस्टेंस कवर्ड या फिर इसकी क्या चीज़ आपने बतानी है, यू विल हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दैट स्टोन, कि कितनी ऊंचाई से इसको फेंका गया, एज बताना है। तो बताइए इसके अंदर चूंकि टाइम इन्वॉल्व है लिहाजा सेकंड इक्वेशन S = VIT, यही है सेकंड, VIT प्लस हाफ AT², यही है। तो जब हम इधर के लिए देखेंगे ड्रॉपिंग केस के लिए, तो S जो है वो H में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी VIT प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा GT²। तो अब बताइए H कितना है मालूम करना है, VI 0 है, मल्टीप्लाई बाय T, टाइम कितना दिया गया 5 सेकेंड्स, प्लस हाफ G कितना है 10 है, और T² क्या है, दोबारा से 5 है, जिसका आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ये एलिमिनेट हो जाएगा, 5 5 = 25 और 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 125 मीटर्स आंसर आ जाएगा हाइट। यानी कि हाइट जो होगी वो कितनी होगी, 125 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर आ जाएगा 125। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम थोड़ा सा ऊपर भी हम मिस्टेक कर गए थे कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी दे रहा है 9.8, जबकि हमने 10 के रिलेटिवली सॉल्व कर लिए। तो 9.8 में या 10 पे किसी पे भी सॉल्व करेंगे आंसर आप बताइए 125 से क्लोजेस्ट वैल्यू 122 होती है। तो जब 9.8 रख के सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर 122.5 मीटर्स। तो ये 6 भी हो गया। अब 7 देखिए, द मूविंग ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, जो एक इलेक्ट्रिक फैन होता है उसके जो ब्लेड्स मूव कर रहे होते हैं, एग्जाम्पलीफाई, किसको एग्जाम्पलीफाई करेंगे, अब बताइए ब्लेड्स जो है, अब ये कह रहा है सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी। अब देखिए वाइब्रेटरी तो नहीं हो सकती, वाइब्रेट तो कर नहीं रहा है। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर ऑल पार्टिकल्स मूविंग एट द सेम स्पीड, ऑल पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स विद सेम स्पीड। तो बताइए सेम इस क्या सारे पार्टिकल सेम स्पीड से मूव करेंगे ब्लेड के, जब जब पंखे के ब्लेड्स ट्रेवल करते हैं तो आप ये जानते हैं कि जब ये रोटेट करेगा तो इस रोटेशन में क्लोज के पार्टिकल्स जो हैं वो स्लो मूव करते हैं, और
कॉर्नर के पार्टिकल्स जो हैं वो फास्टली मूव करेंगे क्योंकि इनका डायमीटर क्या है, ज़्यादा है। तो बाहर वाले पार्टिकल्स फास्ट मूव कर रहे हैं और इनर पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं स्लो। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी मोशन ट्रांसलेटरी तो नहीं हुई। अब सर्कुलर और रोटेटरी देखना है। तो अब आप यहाँ पे बताइए कि सर्कुलर मोशन तो ऐसी मोशन होती है जिसमें जो कि टाइप होती है कौन सी मोशन की, ट्रांसलेटरी। तो सर्कुलर जो कि ट्रांसलेटरी की टाइप है, ऑल पार्टिकल्स शुड मूव विद द सेम स्पीड, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, रोटेटरी। रोटेटरी के अंदर यही होता है कि ऑल पार्टिकल्स रोटेटिंग विद डिफरेंट स्पीड्स, तो इसका आंसर होगा रोटेटरी मोशन। द गिवन टेबल shows the distance covered by the car in 4 different segments। एक गाड़ी है, ये 4 सेगमेंट्स में मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रेवल किया है, 1 2 3 एंड 4। अब बताइए पहले सेगमेंट में इसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर्स का, 11 से फिर 22 मीटर, 23 से फिर 35 और 36 से 49। इफ द कार टेक सेम इंटरवल फॉर ऑल 4 सेगमेंट्स, अगर सबका इंटरवल सेम हो, इसका भी टाइम, इसका भी टाइम, इसका भी टाइम, इसका भी टाइम, अगर सबके टाइम सेम हो, तो बताइए आपको क्या, देन द कार कार क्या हो रही होगी, क्या एक कार एक्सेलरेट कर रही होगी। यानी कि समझे सबका टाइम सेम होने का मतलब क्या है कि ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है और ये भी 1 सेकेंड है। तो अब आपने देखना है कि डिसेलरेट होगी, एक्सेलरेट होगी, यूनिफॉर्म होगी या कम्स टू रेस्ट आफ्टर ईच सेगमेंट। तो बताइए भाई, कवर्ड डिस्टेंसेस दिए हुए। अब देखिए, अब मैं अगर 10 में से 0 को माइनस करूं तो टोटल कवर्ड डिस्टेंस कितना आया। डिस्टेंस जो m डिस्टेंस आपके पास कितने मीटर्स कवर हो रहा है, डिस्टेंस 10 मीटर्स। यानी कि पहले सेकंड में डिस्टेंस 10 मीटर है। अब दूसरे सेकंड में चेक कीजिए, 22 में से 11 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 11 मीटर। यानी कि सेकंड में डिस्टेंस कितने मीटर आ रहा है, 11। अब इसमें से इसको 35 में से 23 को माइनस कीजिए, 35 और 23, तो ये आएगा 21। तो यहाँ पे आ रहा है कितने मीटर डिस्टेंस, 12 मीटर। और 49 में से माइनस करें 36 को, 9 में से 6 गए तो 3 बचेगा और ये 1, यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है 13 मीटर। इसका मतलब क्या है कि पहले सेकंड में डिस्टेंस कितना आया, 10 मीटर। दूसरे सेकंड में डिस्टेंस आया 11 मीटर। तीसरे सेकंड में डिस्टेंस आया 12 मीटर और चौथे सेकंड में डिस्टेंस आया 13 मीटर। अभी बताइए हर सेकंड में डिस्टेंस कितने मीटर इंक्रीज हो रहा है, 1 मीटर। यहाँ पे भी इंक्रीज इन डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। यहाँ पर भी इंक्रीज कितना है, 1 मीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंक्रीज इन स्पीड जो आपके पास आ रही है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन जो एग्जिस्ट करेगा वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और एक्सेलरेशन क्योंकि हर सेकंड में स्पीड इंक्रीज हो रही है, लिहाजा पहली चीज तो कंफर्म हो गई कि ये बॉडी जो है ये एक्सेलरेटिंग है। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही होती यानी कि ये 13 से 12 होता, 12 से 11, 11 से 10, तो फिर ये डिसेलरेटिंग होता, तो ये एक्सेलरेटिंग होगा। यूनिफॉर्म है नहीं, यूनिफॉर्म होता उस वक्त जब सबकी स्पीड क्या होती, सेम होती। लेकिन यहाँ पे आपको पता है स्पीड जो है ग्रेजुअली कम्स टू, ये इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि कम्स टू रेस्ट आफ्टर ईच सेकेंड। तो ये तो आप बता ही नहीं सकते कि रेस्ट में है या नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एक फोर्स है जो कि कितने न्यूटन है, 10 न्यूटन है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, द वैल्यू ऑफ वाई कॉम। अब एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर फोर्स जो लग रही है वो कैसे लग रही है, अलोंग एक्स एक्सिस। ए ऐसे फोर्स लगी अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लगी। तो बताइए जो फोर्स लग रही है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, वो लगी अलोंग एक्स एक्सिस रही है। तो इस वेक्टर का या इस फोर्स का जो वाई कंपोनेंट होगा एफ वाई, वो किसके बराबर होगा, 0 के। जब तमाम की तमाम फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग गई तो इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स जो है ये किसके बराबर हो जाएगी, एफ एक्स के। तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स खुद किसके बराबर हो गया, 10 न्यूटन। तो जब एफ एक्स पूरे का पूरा 10 न्यूटन के बराबर आ गया तो वाई कॉम्पोनेंट अंडर स्टूड है कि क्या होगा, 0 होगा। तो आप क्या लिखेंगे, वाई कॉम्पोनेंट विल बी 0 हियर, सही। यानी कि अगर फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग गई है तो वाई कॉम्पोनेंट 0, अगर फोर्स वाई कॉम्पोनेंट लग गई है तो एक्स कॉम्पोनेंट 0 होगा, सही। इफ टू फोर्सेज, एक 3 और एक 4 न्यूटन है, दो फोर्सेज है, एक 3 न्यूटन है
और एक 4 न्यूटन है एक्टिंग एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू, दोनों फोर्सेस जिस जगह लग रही हैं एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि देखे भाई परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि लेट सपोज कि ये पहली फोर्स है 3 न्यूटन की, ये इस पॉइंट से लगना, इस पॉइंट पे लग रही है, और दूसरी फोर्स इसके परपेंडिकुलर है जो कि कितने न्यूटन है, 4 न्यूटन। बोथ फोर्सेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू, यानी कि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है। देन देयर, तो आपको क्या बताना है, इनका रिजल्टेंट फोर्स बतानी है। अब बताइए रिजल्टेंट के लिए मैं क्या करूंगा, इन इस वाली फोर्स को मैं यहां से हटाऊंगा और पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा टू द हेड ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर, यानी कि 4 न्यूटन इधर शिफ्ट हो जाएगा। सही। अब ये इसका कहलाएगा रिजल्टेंट फोर्स। सही भाई। अब अगर आप इसे मेजर कर लें तो कैसे होगा कि देखिए, ये हम इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमें, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और आपको क्या मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, ये आपके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो बताइए आपके पास फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बताइए बेस क्या है 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 4 का स्क्वायर। तो 3 3 9 प्लस 4 4 16। तो 9 और 16 कितना हो जाएगा, ये 25 विद एच स्क्वायर, और एच जो होगा वो √25 आएगा। यानी कि आंसर क्या आ रहा होगा, हाइपोटेन्यूज जो होगा या रिजल्टेंट जो होगा वो 5 न्यूटन आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने के लिए जाऊं, किस चीज से, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए जाऊं, तो लीजिए भाई मैं पहले यहां पे क्या करूंगा कि एक स्केल लूंगा जो कि कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, नहीं ये गलत हो गया, 1 मिनट। मैं इस पॉइंट से लूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा कितने सेंटीमीटर की, पहली लाइन जो है वो 3 सेंटीमीटर की मैंने ड्रॉ करनी है, 3 सेंटीमीटर। ए यहाँ पे आएगा 3 सेंटीमीटर, देखिए 3 आ गया और एंगल भी 0 है, दो एंगल 1 हो गया। 1 मिनट। 1 मिनट। देखिए फिर से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया 3 सेंटीमीटर की लाइन। ये हो जाएगी, पहले इसको लाइन को हम ड्रॉ कर लें। 1 सेकेंड। देखिए भाई अब इसको 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यहाँ से लीजिए और इसको मेजर कर लें 3 सेंटीमीटर। ए ये होती है यहाँ तक 3। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तकरीबन तो लाइन ही मिट गई पूरी। मैं कैसे ड्रॉ करूँ भाई, ये एक लाइन ली, ये इंचेस में मेजर कर रही है ना, ये लाइन जो है वो मेजरमेंट जो है इसकी, अगर वो हमारे पास इंचेस के बजाय, ठीक है ये इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ये 3 का हो गया।
और दूसरी 4 सेंटीमीटर। पहले हम मेजरमेंट लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर पे। ए 4 सेंटीमीटर है यहाँ कहीं पे, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.9 यानी कि 4 तक ही आपने ले लिया। अब ये सेकंड वेक्टर जो है ये ए, ये 4 सेंटीमीटर पे ठीक है भाई। अब आपने रिजल्टेंट इसका मालूम करना है कि ये कितने सेंटीमीटर का होगा। ये रिजल्टेंट आया। अब इसकी मेजरमेंट हम कर लेते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने सेंटीमीटर। तो देखिए ये तकरीबन 5.04 यानी कि अप्रोक्सीमेट 5 सेंटीमीटर के ऊपर आ गया पूरा। जो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ रहा था, इसका मतलब क्या 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 न्यूटन के बराबर आ गया। तो देखिए ये हमने ड्रॉ करके भी देख लिया, और ड्रॉ करने के बाद भी आपके पास रिजल्ट वही 5 न्यूटन आ रहा है। थोड़ी सी मेजरमेंट करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये हम निकाल सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। कंसीडर द गिवन टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिया गया है। स्पीड टाइम, यहाँ पे स्पीड है और इधर टाइम है। तो स्पीड टाइम का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये स्पीड अपॉन टाइम को रिप्रेजेंट कर, और स्पीड यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सही। अगर ये लाइन स्ट्रेट जा रही है एक्स से वाई तक तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। और अब यहाँ पे लाइन देखिए नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वह एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आपसे क्या कह रहे हैं, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्स टू वाई। अगर मैं एक्स से वाई तक जाऊं और उसकी स्पीड बताऊं, तो बताइए एक्स से वाई तक उसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी या स्पीड, अगर मैं इसको यहाँ बढ़ाता हूँ, तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है तो देखिए स्पीड इसकी थ्रू आउट क्या रही है, हर जगह 10 ही रही है, यानी कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पीड इस रीजन में इसकी क्या रहेगी, स्पीड को मैं कहूँगा कि स्पीड जो है वो आपके पास इस एक्स वाई रीजन में क्या रही है, कांस्टेंट रही है, और एक्सेलरेशन जो है वो क्या रहा है, जीरो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या आंसर रख देंगे, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। तो आपके पास आंसर इसका सी होगा, यूनिफॉर्म। आगे चलिए भाई। अब ये कह रहा है 36 न्यूटन फोर्स पुल्स अ सिस्टम ऑफ 3 मैसेस। एक 36 न्यूटन फोर्स है जो कि एक सिस्टम पुल कर रही है, सिस्टम ऑफ 3 मैसेस। ठीक है ना, एक 4 किलोग्राम है, एक 6 किलोग्राम और एक 8 किलोग्राम, और टोटल फोर्स कितनी लग रही है, 36 न्यूटन। तीनों को मिला के आपको पुल किया, और ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन द गिवन फिगर। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब आपको यहाँ पे सिस्टम का क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना। तो ये चूंकि तीनों एक ही रोप से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जिस स्पीड से पहला मूव करेगा उसी से दूसरा भी, उसी से तीसरा भी। तो ये जो इम्पैक्ट आएगा फोर्सेस का तीनों को मिला के, वो टोटल मास m जो आपके पास निकलेगा वो निकलेगा 8 + 6 + 4। तो 8 4 16, और ये 10 और ये 18 किलोग्राम जो है ये इसका टोटल मास आ जाएगा। आपने क्या चाहिए, आपको एक्सेलरेशन, तो a = F/m के बराबर होगा, न्यूटन सेकंड लॉ। तो फोर्स कितनी आ रही है, 36 और डिवाइडेड बाय 18। तो आपके पास आ जाएगा 18 2 ज़ा, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जो है वो इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बेटा, तो ये इनके सारे मैसेस को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन सब का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो इनके मासेस को हम सम करके फिर कैलकुलेट करेंगे। द मास m विद वेलोसिटी v। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है। स्ट्राइक वॉल परपेंडिकुलरली। एक दीवार से परपेंडिकुलर टकराता है, यानी कि ये दीवार है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m था, इस दीवार से ये स्ट्राइक करता है परपेंडिकुलरली स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल। रिटर्न्स विद द सेम। अब उसी जिस वेलोसिटी से ये जा रहा था, जब ये टकरा के वापस लौटेगा तो ये उसी वेलोसिटी से वापस लौटता है, लेकिन आप जानते हैं कि व्हेन इट रिटर्न्स बैक इट्स वेलोसिटी शुड बी अ नेगेटिव वन। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। ऐसी सूरत में अगर मैं चेंज निकालना चाहूँ किस चीज़ का, मोमेंटम का ऑफ अ बॉडी व्हेन इट रिटर्न्स, तो बताइए जिस वक्त ये जा रहा था इसका मोमेंटम जो होता है ये किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जब ये जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी और मास m था, वेलोसिटी v थी, तो ये इनिशियल मोमेंटम हुआ।
जब ये टकरा के वापस आने लगा तो जो इसका फाइनल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा माइनस एम वी। ठीक है, ये नेगेटिव एम वी आएगा क्योंकि माइनस वी जब एम से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एम वी। तो एक आपके पास प्लस एम वी आ गया और दूसरा आपके पास क्या है, माइनस एम वी। अब बताइए आपको क्या चीज, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम आपने निकालना है, यानी कि डेल्टा पी। तो ये किसके बराबर होगा, पी एफ माइनस पी आई। तो अब आप ये बताइए पी एफ फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस एम वी, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम वी। तो अब आप ये बताइए कि जब दोनों को हम माइनस, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस ऐड अप करेंगे तो ये 2mv के बराबर आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 2 - 2mv। तो योर आंसर इज -2mv। तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। एस्ट्रोनॉट सिटिंग, एक एस्ट्रोनॉट है जो कि कहाँ बैठा है, एक एस्ट्रोनॉट है सिटिंग ऑन इन अ रॉकेट ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर एक रॉकेट में बैठा है विच इज रेडी टू लॉन्च टू द मून। अब वो चांद के ऊपर जा रहा है। व्हेन एस्ट्रोनॉट रीचेस द मून, जब चांद पे पहुंचेगा, इसके वेट और मास के मुतालिक आप क्या कहेंगे कि इसके, ये बताइए मास इज द क्वांटिटी विच इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। तो इंक्रीज तो नहीं हो सकता और ना ही मास डिक्रीज होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि सेम होगा मास। लेकिन जब आप अर्थ पर हैं तो अर्थ तो बहुत बड़ी है, जब आप मून पे चले जाएंगे तो मून अर्थ के रिलेटिवली क्या है, छोटा है। तो जब आप अर्थ पे हैं तो अर्थ आपको ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट कर रही होगी, तो आपका वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब आप मून पे खड़े होंगे तो मून आपको अट्रैक्ट करेगा विद लेस अमाउंट ऑफ फोर्स। क्यों, क्योंकि इसका मैस क्या है, मैस जो है वो भी क्या है, लेस है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप मून पे पहुंचेंगे तो आपका मैस जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉरी मैस नहीं, वेट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए इंक्रीज तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि मैस जो है मून का वो क्या है, लेस है। अगर मैन मूस का मैस मून का लेस है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी। अगला देखें, इफ द टू एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन। अब अगर एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के अंदर आर स्ट्रेच्ड बाय टू ऑपोजिट, एक ऑपोजिट फोर्स, एक फोर्स यहां पे लग रही है 10 न्यूटन और एक फोर्स इसके अगेंस्ट यहां पे लग रही है 10 न्यूटन। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन ईच, देन द टेंशन। तो अब आप ये बताइए कि उस वक्त दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन क्या होगी, सही। तो आपने क्या बताना है कि उस वक्त स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी। अब आप यहां पे देखें कि टेंशन की डायरेक्शन इस केस में अपवर्ड्स होती है। देखें ये थोड़ा सा ना देख के मैं आपको बता सकूंगा, थोड़ा सा वेट करें इसके लिए ना। देखें वेट जो है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, 10 न्यूटन है, डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर अपवर्ड्स हम कहते थे टेंशन 10 न्यूटन होगी। लेकिन ये औसत होगी जब ये यहाँ पे क्या हुआ हो, टाई हुआ हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और इस एंड के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही हो। तो यहाँ पे लगने वाली फोर्स क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब एक फोर्स का मतलब क्या हो गया कि इस जगह से इसको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है और इसके अगेंस्ट ये एक फोर्स बिल्डअप हो रही है 10 न्यूटन। अब यहाँ पे दोनों एंड्स के ऊपर अगर 10 न्यूटन फोर्स बिल्डअप होने लगे तो अब आप यहाँ पे ये समझें कि आपने इस रोप को यहाँ से खींचा 10 न्यूटन से और यहाँ से नहीं खींचा, तो इसमें बिल्डअप होने वाली फोर्स कितनी होगी, 10 न्यूटन, स्ट्रेचनेस 10 होगी। लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरफ भी 10 न्यूटन से खींच रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जितनी स्ट्रेचनेस लेफ्ट साइड पे आ रही थी उसकी डबल होके कहाँ आ जाएगी, राइट साइड पे। यानी कि दोनों फोर्सेस इसको और ज्यादा स्ट्रेच कर देंगी। तो स्ट्रेच कर देने का रिजल्टेंट जो होगा वो इनके सम के इक्वल होगा। तो अगर दोनों एंड्स के ऊपर ऑपोजिट 10 न्यूटन फोर्स, बताइए एक डब्बे को अगर आप 10 न्यूटन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, 10 न्यूटन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं और दोनों फोर्सेस क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी, 0। लेकिन अगर आप एक स्ट्रिंग के अंदर 10 न्यूटन फोर्स राइट साइड पे अप्लाई कर रहे हैं और 10 न्यूटन लेफ्ट साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो इस 10 और 10 के सम अप के बराबर होगी, यानी कि 20। इसकी स्ट्रेचनेस जो होगी वो और बढ़ जाएगी। तो योर आंसर वुड बी 20 न्यूटन हियर। ठीक है बेटा,
ये बॉक्स के ऊपर तो 0 आएगा, लेकिन स्ट्रिंग के ऊपर अगर दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस लग रही हैं तो ये 20 न्यूटन के ऊपर आ जाए। इफ मच, हाउ मच सेंटीमीटर, सेंटीमीटर फोर्स कितनी होनी चाहिए टू मूव मास ऑफ 10 किलो। एक 10 किलोग्राम का मास है, सेंटीमीटर फोर्स है, तो ऐसे ही सर्कल के अंदर आप घूम रहे होंगे। मास कितना है, 10 किलोग्राम का है। तो हाउ मच सेंटीमीटर यानी कि आपने एफ सी बताना है, जिसका फॉर्मूला होता है mv² / r। मास ऑफ 10 किलोग्राम, मास कितना दिया जा रहा है 10 किलोग्राम। सर्किल ऑफ रेडियस कितना दिया गया है 20 मीटर, तो इसका रेडियस जो है वो 20 मीटर है, रेडियस r। ठीक है, विद स्पीड, इसकी जो स्पीड आ रही है वेलोसिटी वो 3 आ रही है। तो बताइए मास कितना हुआ 10 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी हुई 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय r कितना हुआ 20। तो 3 3 9, 9 10 90 डिवाइडेड बाय 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8 और 0.5, तो 4.5 न्यूटन जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो योर आंसर वुड बी 4.5 न्यूटन फोर्स से ये रोटेट कर रही होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो फॉर्मूला आपको याद करने का है दैट इज mv²/r। 17 देखें, द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर मैं इनर्शिया को मेजर कर रहा हूं किसी बॉडी का, तो आप जानते हैं कि मेजर ऑफ इनर्शिया जो होता है वो इसका क्या बता रहा होता है आपको, वो उस बॉडी का मास बताता है आपको। तो मेजर ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका मास होता है। तो इसका आंसर क्या होगा ए। इफ अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया गया है, जिसका मास दिया जा रहा है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम जो है वो इसका क्या है, मास है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 10 kg है। अब क्या कहा जा रहा है, इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, एक सरफेस के ऊपर रखा गया है ऑन अर्थ, देन पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बॉडी विल बी। तो ये तो इसका, तो बताइए अर्थ जो इसे पुलिंग कर रही होगी, जो खींच रही होगी अपनी तरफ, धकेल रही होगी, वो पुलिंग जो होगी वो इसके वेट के बराबर होगी। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W = mg। तो मास कितना है 10 किलोग्राम। जी की वैल्यू भी क्या है, अब यहाँ पे देखिए जी की वैल्यू जो मेंशन की गई है वो कितनी दे रहा है, 9.8। तो अमूमन क्वेश्चंस में 10 नहीं दिया जाता बल्कि 9.8 दिया जाता। तो अगर 10 होता तो आंसर मल्टीप्लाई करते तो 100 आता। अगर 10 होता तो आंसर कितना आता, 100 न्यूटन। तो यहाँ पे क्लोजेस्ट 100 न्यूटन, 98 न्यूटन जो है वो उससे क्लोजेस्ट है। तो आपके पास पुलिंग ऑफ अर्थ या वेट ऑफ द बॉडी जो होगी वो 100। ये पुलिंग का मतलब क्या हो गया, पुल ऑफ अर्थ जो है वो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, इसके वजन के बराबर। अगला देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव अ कार। ये बहुत मुश्किल है कि गाड़ी को ड्राइव किया जाए। टू ड्राइव अ कार ऑन एन ऑयल, अगर ऑयली रोड के ऊपर आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसको ड्राइव करना मुश्किल है, क्योंकि ड्राइविंग के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, फ्रिक्शन। रोड की ग्रिप के लिए फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होती है, चाहिए होती है। और जब उसके ऊपर ऑयल होगा तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होती है ऑयल होने की वजह से वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे, डिक्रीज हो जाएगी। द स्पोर्ट्स कार इज मेड स्टेबल। स्पोर्ट्स कार्स जो होती हैं उनको स्टेबिलिटी किस बुनियाद पर बनाया जाता है। आपने देखा जितनी स्पोर्ट्स कार्स होती हैं वो लो हाइट की होती है, उनकी हाइट जो होती है उनकी क्या रखी जाती है, कम, जिससे इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG जो होता है वो भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, यानी कि क्लोजर टू सरफेस। तो अब बताइए अगर स्टेबिलिटी बढ़ानी हो तो क्या रेज ऑफ हाइट, नहीं। इंक्रीज इट्स स्पीड, क्या इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, नहीं। स्पीड डिक्रीजिंग इट्स विड्थ, इसकी विड्थ को कम कर दिया जाए, नहीं। लोअरिंग द सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या कर दिया जाता है, लोअर। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। देखो ये इस तरीके से है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, या मैं इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहूंगा, ठीक है। अब ये है डोर, एक दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर आपने यहाँ पे आपने फोर्स लगाई, तो ये फोर्स है, इस फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ। और पॉइंट ऑफ रोटेशन के दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम आर कहते हैं, या फिर हम इसे मोमेंट आर्म कहते हैं। तो मोमेंट आर्म जो टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क में होता है वो इसके, तो ये कहलाएगा मोमेंट आर्म।
ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, मोमेंट आर्म। इफ आफ्टर डिस्टर्बेंस, अगर डिस्टर्ब कर लेने के बाद बॉडी अगेन कम टू रेस्ट, वापस रुक जाए, यानी कि आपने इसको डिस्टर्ब किया, बॉडी कुछ देर तक चली और फिर रुक गई, देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी डस, जबकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये क्या है, ये है कि ये एक बॉल है, इस बॉल को आपने धकेला, ये बॉल यहां से चली और चल के इस पोजीशन तक आ गई, जब ये यहां तक पहुंची तो यहां पर भी बॉल जो है वो, उसका ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर गया और ना ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आया, जिधर था सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर ही रहा, और नई लोकेशन पे आके बॉल किस में आ गई, रेस्ट में आ गई, नई पोजीशन है, तो ये इस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ये कौन सा कहलाता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसके लिए आप आंसर क्या लिखेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो 3 ओनली आपके पास आंसर आएगा। आगे, कंपेयर टू द सी लेवल, सी लेवल के को कंपेयर अगर मैं करता हूं सी लेवल के हिसाब से, कंपेयर टू द सी लेवल, द एटमॉस्फेरिक, अगर सी लेवल पे जाता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन, अब जरा देखो, ये आपके पास अर्थ है, यहाँ पे सी होगा ना, तो अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपके ऊपर प्रेशर किस चीज़ का होता है, ये आपका एटमॉस्फेयर है जिसका प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो अगर आप सी लेवल पे खड़े तो आपके सर के ऊपर जो एयर का कुशन होगा वो बेइंतहा ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। लेकिन अगर आप किसी माउंटेन के ऊपर चले गए और यहाँ पे खड़े, तो यहाँ पे आपके सर के ऊपर एयर प्रेशर का जो क्वेश्चन होगा वो कम होगा, लिहाजा यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सी लेवल में प्रेशर ज्यादा होता है और माउंटेन के ऊपर प्रेशर क्या होता है, कम। तो कंपेयर टू द सी लेवल, सी लेवल के मुकाबले में जो माउंटेन पे प्रेशर होगा वो लेस होगा, कम होगा। ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे, लोअर कहेंगे। टू पुश द लिक्विड इन अ स्ट्रॉ, अगर आप किसी स्ट्रॉ में लिक्विड को पुश कर रहे हैं, देन द एयर प्रेशर इनसाइड द, जो स्ट्रॉ है उसके अंदर जो एयर, अब अगर आप स्ट्रॉ के अंदर लिक्विड को पुश पुश करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसको सक करते हैं, और सक करने से स्ट्रॉ के अंदर जो प्रेशर होता है, जब आप सक करेंगे तो सारी एयर स्ट्रॉ की निकाल देंगे। जब इसकी एयर रिमूव होगी सक करने से, तो एयर रिमूव होने का मतलब क्या है कि वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। और वैक्यूम किस क्रिएट होने का मतलब क्या है कि ये कौन सा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, ये लो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। क्या चीज बिल्डअप होगा बेटा, लो प्रेशर। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लो प्रेशर का मतलब क्या है, एज कम्पेयर टू इनसाइड द लिक्विड, एज कम्पेयर टू द प्रेशर इन लिक्विड, ये प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, द मॉलिक्यूल्स ऑफ, अगर केएमटी की बात की जाए तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं क्या मॉलिक्यूल्स, नहीं, ये काइनेटिक थ्योरी है तो रेस्ट में तो मुमकिन ही नहीं है। आर इन स्टेट ऑफ मोशन, हाँ ये हो सकता है। हैव कांस्टेंट मोमेंटम, देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स तेज दौड़ रहे होंगे, कुछ आहिस्ता, तो कांस्टेंट तो नहीं हो सकता। हैव सेम वेलोसिटी ड्यूरिंग कोलिजन, जब टकराते हैं तो उनकी वेलोसिटी एंड मुमकिन है कि मोमेंटम पूरा ट्रांसफर ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सेम मोशन। इनकी स्टेट ऑफ मोशन जो आर एन स्टेट ऑफ, हमेशा मॉलिक्यूल्स स्टेट ऑफ मोशन में होंगे। प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड, प्रॉपर्टी किसी भी सॉलिड की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो रीस्टोर करे देयर ओरिजिनल शेप, अपनी असली शेप, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन स्टॉप्स, जो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही, यानी कि एक रबर बैंड को आप खींचिए और खींचने के बाद जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो जो रीगेन करती है अपनी असली शक्ल को, उस शक्ल को की रीगेनिंग कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, ये हमने देखा था इलास्टिसिटी। जबकि आप बायोन्सी इफेक्ट जो होता है, बायोन्सी, ये आर्किमिडीज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो इससे रिलेटेड है। स्ट्रेस और स्ट्रेन आप जानते हैं कि ये से द पार्सल ऑफ बॉक्स, एक पार्सल है ऑफ बॉक्स ऑफ वेट, इसका 500 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। इफ द एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द टेबल, जिसके ऊपर रखा है बॉटम ऑफ द टेबल ऑफ द बॉक्स, वो कितना मेजर किया जा रहा है, इतना, देन द प्रेशर एक्सर्टेड। तो इसका मतलब क्या है कि एक बॉक्स है, अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि बॉक्स एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब बॉक्स का जितना एरिया ये आ रहा है वो नीचे का भी उतना ही एरिया होगा। तो ये जो एरिया आ रहा है ये कितना आ रहा है, 0.50 मीटर स्क्वायर। जबकि ये आपके पास क्या है, इसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स है जो कि वेट है इसका, जो कि नीचे डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, जो कि फोर्स की शक्ल में एक्ट कर रहा है, 500
न्यूटन। तो आपने क्या निकालना है, प्रेशर एग्जर्टेड, तो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। तो फोर्स कितनी आ रही है 500 और एरिया कितना है 0.50, तो ये आ जाएगा 1000 पैस्कल आ जाएगा आंसर आपका। तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा 1000 पैस्कल। दूसरा क्या कह रहे हैं, इन अ मैजिक शो, एक मैजिक शो हो रहा है, द परफॉर्मर लाइज ऑन अ बेड ऑफ नेल, एक परफॉर्मर है जो कि बेड ऑफ नेल्स के ऊपर लेट जाता है विदाउट एनी इंजरी, उसको कोई चोट भी नहीं लगती। हाउएवर व्हेन द सेम परफॉर्मर स्टेप्स ऑन अ सिंगल, जबकि वही परफॉर्मर अगर एक सिंगल नेल के ऊपर अपना पैर रखेगा, इट गोज राइट थ्रू हिज फुट, उसकी पाँव में घुस जाएगी वो। अब आप जानते हैं कि जब वो बेड के ऊपर लेटेगा तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर लो होगा क्योंकि उसका एरिया क्या है, ज्यादा है। और इस वाले केस में क्या होगा, प्रेशर हाई होगा क्योंकि एरिया क्या है, एरिया क्या है, मिनिमम है। यहाँ पे एरिया क्या होगा, एरिया मैक्सिमम है। जब एरिया मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर लो होगा, और उसमें में अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एरिया इज सेम इन बोथ द केसेस। क्या एरिया सेम है, नहीं जी, एरिया सेम नहीं हो सकता। द फोर्स सेम बट मोर प्रेशर ऑन द बेड ऑफ नेल। देखिए फोर्स, इस वाले केस में दोनों केसेस के अंदर बंदा तो सेम है ना, तो इनकी फोर्सेस तो सेम रिमेन सेम, फोर्सेस सेम तो रहेंगी, ये वाली चीज तो ठीक बता रहा है ये चीज। क्योंकि आप अगर ऐसे लेट जाएं, अगर आप यूं लेटे हुए या आप यूं करके खड़े हुए, तो दोनों सूरतों में आपका वेट डब्ल्यू डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। यहां पर भी आपके पास 100 न्यूटन आ रहा है तो ये भी कितने न्यूटन होगा, 100 ही होगा। तो लेटने से वजन आपका कम नहीं हो जाता, ठीक है ना। बट मोर प्रेशर ऑन द, क्या बेड ऑफ नेल्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो आपको पता है बेड ऑफ नेल्स के अंदर एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्रॉस हो जाएगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं है। फोर्स इंक्रीजेस, क्या फोर्स बढ़ेगी, ये भी गलत हो गया, फोर्स इंक्रीज हो ही नहीं सकती। और क्या, मोर फोर्स इज exerted on a single nail than the entire bed of nails। अब देखिए, मोर फोर्स exerted on a single nail than the entire bed of nail, अब यह फोर्स नहीं, मोर प्रेशर लिखना चाहिए था। ये क्या लिखना चाहिए था, प्रेशर exerted। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, इसमें कुछ एम्बिग्यूटी है। आंसर ये होना चाहिए, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आपके पास यहाँ पे फोर्स के बजाय क्या लिखा हो, प्रेशर। अब यहाँ पे फोर्स इंक्रीजेस लिख रहा है, ये प्रेशर इंक्रीजेस लिखना चाहिए था। तो ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा एम्बिगियस है, ये देखना पड़ेगा। अगला कह रहे हैं क्लिनिकल थर्मामीटर मर्करी डज नॉट फॉल बैक, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके अंदर मर्करी जो है वो वापस नहीं लौटता, दोबारा से गिरता नहीं है। मसलन अगर आप बुखार चेक कर लेते हैं और थर्मामीटर को आप निकाल के देखें, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर तक गया हुआ होता है वो वापस नहीं लौटता। वापस ना लौटने की जो वजह होती है, ये याद रखिएगा, वो कहलाती है कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रक्शन जो होती है वो इस तरीके से होती है कि थर्मामीटर ऐसे, ये थर्मामीटर का बल्ब है, तो जो जिस ट्यूब के अंदर, थर्मामीटर के अंदर ये ऊपर चढ़ता है, ये स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि ये ट्यूब थोड़ी सी यहाँ से आके ऐसे करके मुड़ी हुई होती है इस पॉइंट के ऊपर। ये पहले ऐसे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे करके, यानी कि ये वाला हिस्सा जो होता है ना, वो कुछ ऐसे करके बेंड हुआ हुआ होता है। तो ये जो बेंडिंग होती है ना, जब मरकरी को एक दफा ऊपर चढ़ा देती है तो वो मरकरी दोबारा से नीचे नहीं आ पाता, यहाँ से ब्लॉक हो जाता है। तो जब नहीं आ पाता तो आपने थर्मामीटर को आपने देखा होगा, अमूमन टेम्परेचर मेजर कर लेने के बाद उसको झटका जाता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तब वो जबरदस्ती नीचे की तरफ उतरता है पारा। तो ये इस बनावट को, ये सिचुएशन होती है, इसको हम कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब में अगर कॉन्स्ट्रक्शन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होगा। All of the following are the factors at which the rate of evaporation depends। जब रेट ऑफ एवेपोरेशन की बात करता हूं तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है, एक्सेप्ट इनमें से एक फैक्टर नहीं है, सरफेस एरिया पे करता है, ये ट्रू है। सरफेस टेम्परेचर, आप जानते हैं टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा एवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। प्रेशर एट द सरफेस, आप जानते हैं प्रेशर की डिपेंडेंसी के ऊपर भी होता है कि प्रेशर कम है या प्रेशर ज्यादा है। लेकिन कलर ऑफ सरफेस, अब देखिए यहां पे कलर ऑफ सरफेस और प्रेशर एट द सरफेस, लो प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा।
कम नहीं जी। देखिए कलर ऑफ सरफेस, कलर जो होता है ये डिपेंड करता है, ये जो कलर दिया हुआ है आपको, अगर सरफेस का कलर डार्क है तो वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने से एवापोरेशन रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो डिपेंड करता है। जबकि प्रेशर एट सरफेस, प्रेशर से कोई इंपैक्ट नहीं आता। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, उससे इसका कोई इंपैक्ट नहीं बन रहा होता। ठीक है भाई, तो ये 30th हो गया। वैसे 30th जो है वो हम एक दफा और भी डिस्कस करेंगे बाद में। आगे चले भाई, तो आपके पास क्या आ रहा है, ये मेरे ख्याल में आंसर होगा, लेकिन ये हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं द escaping, यानी कि उड़ जाना, ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड विदाउट हीटिंग, तो ये तो एवापोरेशन कहलाता है। अगर विद हीटिंग होता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर तो फिर बॉइलिंग होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, एवापोरेशन। इन एन इन्फ्लेटेड टायर ऑफ कार, अगर एक गाड़ी का टायर जो है जिसमें हवा भरी हुई है अगर वो बर्स्ट हो जाता है, देन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, तो हवा का टेम्परेचर जो उसमें से निकलेगी उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। तो देखिए इसको समझिएगा, ये है टायर, ठीक है, इस टायर के अंदर क्या दिया हुआ है, यहां पे आपके पास एयर मौजूद है। जब टायर में एयर है तो एयर का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है, हाई प्रेशर के ऊपर है ये एयर, ठीक है ना। हाई प्रेशर होने का तो क्या है कि एयर कंप्रेस्ड है, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होने का तो क्या है, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे से बहुत करीब है। अब जैसे ही टायर बर्स्ट होगा, तो बर्स्ट होने में जैसे ही फटेगा तो पहले मॉलिक्यूल्स तो बहुत करीब करीब है, जैसे ही फटेगा तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दे आर मूविंग एंड मूविंग अवे फ्रॉम वन अनदर। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो होंगे इनके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये बताइए कि जब डिस्टेंसेस कम होते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। जब डिस्टेंस ज्यादा होते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस केस में जब आप बर्स्ट करेगा, जब यहां से ये फट गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो है वो जब यहां से निकलेंगे तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और इनकी डिस्टेंसेस को बढ़ने की वजह से इनका टेम्परेचर जो होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि टेम्परेचर इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस हियर। जब आप प्रेशर हवा, टायर में हवा भर रहे होते हैं तो उस वक्त उस हवा का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है टायर के अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ रहे होते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, उनका टेम्परेचर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अगला क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, एक तो सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपको इसका केल्विन स्केल के अंदर टेम्परेचर बताना है। तो आप ये जानते हैं कि सेंटीग्रेड से केल्विन में आने का मतलब क्या हुआ कि केल्विन का टेम्परेचर जो होता है वो होता है सेंटीग्रेड प्लस 273, ऐसा ही है। तो सेंटीग्रेड अगर 20 आ रहा है तो प्लस 273 करेंगे तो ये 80 और 93, तो ये आ जाएगा 293 सेंटीग्रेड आ जाएगा आपके पास, सॉरी 293 केल्विन आ जाएगा आपके पास, सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो होगा तो 293 केल्विन। ठीक है, अगला, व्हेन अ ग्लास ट्यूब विच इज हीटेड, एक ग्लास ट्यूब है जिसको हीट किया गया है एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, इमीजिएटली इमर्स्ड, अचानक उसको अंदर डाल दिया गया एक कोल्ड वाटर के। जब मैं किसी चीज को गर्म करूंगा तो उसके पार्टिकल्स बहुत क्विकली क्या करने लगेंगे, जब मैं इसे करूंगा तो पार्टिकल्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने का मतलब क्या हो गया कि तेजी से वाइब्रेट करके ग्लास ट्यूब जो होगा उसके एक सरफेस क्या कर जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी, फैल जाएगी। जैसे ही मैं इसे कोल्ड वाटर में डालूंगा तो इट क्रैक्स, ये टूट जाएगा एज कम्पेयर, जैसे ही अंदर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोल्ड वाटर में क्रैक कर जाएगी ये, ठीक है ना। द ग्लास हैज, अब बताइए अगर ग्लास की थर्मल कंडक्टिविटी क्या कह रही है कि थर्मल कंडक्टिविटी, अब अगर मैं ग्लास ट्यूब लेता हूं तो कंडक्शन जो होती है, थर्मल हीट की कंडक्शन वो बहुत लो होती है। तो ये बात ठीक है कि ग्लास ट्यूब की थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है, यानी कि रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, तभी हीट जो होती है वो इक्वली ट्रांसमिट नहीं हो पाती। तो कुछ हिस्सों में हीट ज्यादा पहुंचती है, कुछ में कम। तो जब आप इसको डालते हैं तो वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड नहीं होता और क्रैक कर जाता।
स्पेसिफिक हीट लो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है तो वो, तो फिर ये परफॉर्म नहीं होता, फिर ये क्रैक नहीं होता। तो आंसर क्या है आपके पास? लो थर्मल कंडक्टिविटी। हमने क्लास में भी किया था। एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट की एग्जाम्पल देखिए, ग्लास डोर नॉन मेटल है, फ्राइंग पैन ये मेटल होगा, फ्राइंग पैन कंडक्शन ज्यादा चाहिए होती है ना, वुडन डोर में मुझे कंडक्शन नहीं चाहिए, ग्लास में भी नहीं चाहिए, लेदर जैकेट में भी नहीं चाहिए कंडक्शन, तो फ्राई पैन जो है वो बेस्ट है। अच्छा, इसके बाद ये कंडक्शन से रिलेटेड है जो हमने अभी किया नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड और गैसेस कन्वेक्शन होती है, ये हमने शायद देखा था। तो ये जब हम करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा। और ये 40th जो है, ये भी मेरे ख्याल में ये दोनों जो है ये फिर हम बाद में ही देखेंगे, क्योंकि ये रेडिएशंस के इम्पैक्ट के ऊपर आए तो ऑलमोस्ट हमने तमाम एमसीक्यूज जो है वो देख लिए हैं। ठीक है, इसके बाद वाले हम नहीं देख सकेंगे। तो इसको आप यहीं तक रखिएगा और फिर हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।